देखिए आप इस स्ट्रक्चर्स के बेस पर इस कार्बोनेट मॉलिक्यूल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसा पाई बॉन्ड जो अपनी पोजीशन को स्टोर नहीं करता हो, उसको होल्ड नहीं करता हो और अपनी पोजीशन को लगातार दूसरे एटम्स के बीच में क्या करता हो, शेयर करता हो, उसे बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। अब मेरा जो असम्पशन है वो यही है, ये तीनों स्ट्रक्चर कंबाइंड फॉर्म में एक साथ मिलकर के हमको ये बात बता सकती है कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर को आप उठाओगे, उससे अगर पूछोगे तो वो आपको नहीं बता पाएगी कि ये पाई बॉन्ड कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। अब मुझे एक ही काम करना है, मुझे क्या करना है कि इन तीनों को मिलाना है और इन तीनों को मिक्स करके एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। तो जो बात ये तीनों बोल रही थी वही स्ट्रक्चर मुझे क्या बोलेगी, वही बात वहां से बोल देगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मेरा नाम है भरत कुमार आचार्य और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इनऑर्गेनिक टॉपिक का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो टॉपिक है वो है तो इनऑर्गेनिक, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट यूज होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब देखिए, केमिस्ट्री में जब भी अपन कोई थ्योरी पढ़ते हैं या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट जो निकल करके आता है वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आता है हमेशा। यानी कि जो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की थ्योरी में, फिजिक्स में कहीं पर भी कोई थ्योरी पढ़ते हो तो एक्चुअली वो थ्योरी नहीं होती है, वो एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो एक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की या फिजिक्स की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद में उस सब्जेक्ट में एंटर करता है। यानी अगर आप रेजोनेंस अगर पढ़ रहे हैं तो जरूर रेजोनेंस ने इस केमिस्ट्री की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा यहाँ पर, तभी अपन आज इसको पढ़ रहे हैं। तो अपन इसको देखना है कि इस रेजोनेंस ने आकर के केमिस्ट्री में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पन्ने पन्ने पर इसका नाम देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से कि ऐसी कौन सी चीज थी केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम थी जिसको इस रेजोनेंस आकर के सॉल्व किया। एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन CO3 2-, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी होती है जो अपन देखते हैं नॉर्मली, इससे बोलते हैं कार्बोनेट आयन। मैं इसी एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करते हुए आपको ये समझा दूंगा कि रेजोनेंस है उसको केमिस्ट्री में क्यों आना पड़ा और क्यों हम इसे बार बार केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनी हुई है कार्बोनेट आयन की, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद में आपको क्या लग रहा है कि इस स्ट्रक्चर में कितने टाइप्स के बॉन्ड अवेलेबल है, तो आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर तो एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है। यानी कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड की अगर मैं बात करूं आपसे इस मॉलिक्यूल के अंदर तो आप मुझे साफ साफ बोल देंगे कि सर इसके अंदर दो टाइप्स के बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और दो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड है। दूसरी बात यह है कि जब भी डबल बॉन्ड होता है तो इस डबल बॉन्ड की जो वैल्यू निकल के आती है, ध्यान दीजिए, एक नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 121 से 124 पिकोमीटर। इतना तो मैं लिख सकते हैं ना। अगर हमें पता है कि एक कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 121 से 124 पिकोमीटर होती है। और हमें यह भी होता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है ऑलमोस्ट 143 पिकोमीटर, ठीक है। यानी कि मेरे सामने मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल में दो टाइप्स के बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड भी था और सिंगल बॉन्ड भी था। डबल बॉन्ड की जो वैल्यू वो कितनी है, 121 से 124 और सिंगल बॉन्ड होता है 143 पिकोमीटर। ये बात तो मैंने इस स्ट्रक्चर को देख करके आपके सामने लिख दी, ठीक है। लेकिन जब इस कार्बोनेट मॉलिक्यूल पर एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, अब मैं बात लेकर एक्सपेरिमेंट से क्या आया, तो एक्सपेरिमेंट ने हमें यहां पर बताया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 128 पिकोमीटर। 128 पिकोमीटर। अब देखिए, एक बात मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर दो टाइप्स के बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। यानी कि इस मॉलिक्यूल में दो टाइप्स के बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसीलिए इस मॉलिक्यूल के अंदर दो टाइप्स की बॉन्ड लेंथ भी मिली हमें। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी वो अलग थी, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी वो क्या थी, अलग थी। तो यहां से आप एक बात समझो कि अगर किसी मॉलिक्यूल में
दो टाइप्स के बॉन्ड अगर अवेलेबल हो सकते हैं, कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। अगर दो टाइप्स के बॉन्ड होंगे अलग अलग, तो दोनों टाइप्स के बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। यानी कि जितने टाइप्स की बॉन्ड लेंथ होगी उस मॉलिक्यूल में उतने टाइप्स के क्या होंगे? बॉन्ड होंगे। आप इतना बात समझ जाओ नॉर्मली। तो ये हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर दो टाइप्स की मैंने यहाँ पर बॉन्ड लेंथ लिख दी है ना, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि इसमें कितने? दो टाइप्स के बॉन्ड अवेलेबल है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो कितनी आई? वो आई 128 पिकोमीटर। और आप एक बात और ध्यान से देखना, यहाँ पर वैल्यू खाली 128 पिकोमीटर ही आई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा आता कि 128 पिकोमीटर भी आ गया और एक्सपेरिमेंट ये भी बोला कि इसमें 128 भी और 140 पिकोमीटर भी, ऐसा मान लो उसने बोल दिया, सपोज करिए ऐसा बोला होगा उसने कि 128 पिकोमीटर वाली बॉन्ड लेंथ भी होती है और 140 वाली पिकोमीटर वाली बॉन्ड लेंथ भी इसमें होती है। तो अगर तो यहां से एक बात और क्लियर होती है हमारे सामने कि अगर एक्सपेरिमेंट में ही दिख रहा है कि दो टाइप्स की बॉन्ड लेंथ आ रही है, तो यहां से एक बात और मुझे समझ में आती, अगर दो टाइप्स की बॉन्ड लेंथ है तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में दो टाइप्स के बॉन्ड अवेलेबल है। यानी कि जितने टाइप्स की बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास में, उतने ही टाइप्स के उस मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने एक बात और कर दी, एक्सपेरिमेंट ने ये लिखा यहां पर, देखिए ये तो ये बोल रहा है कि ये तो 140 जैसी कोई चीज होती नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो ये बोल रहा है कि इसमें 128 पिकोमीटर ही बॉन्ड लेंथ होती है। अब ये बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू आई वो तो सिंगल वैल्यू आ गई, और सिंगल वैल्यू आई है, इसका मतलब ये हो गया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही टाइप्स के बॉन्ड अवेलेबल है। मतलब जितने भी बॉन्ड होंगे ना इसके अंदर, वो सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे वो सब एक जैसे होंगे। ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। और सारे बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी होगी? 128 पिकोमीटर होगी। ये बात कहां से पता चली अपने को? ये बात समझ में आई अपने को एक्सपेरिमेंट से। लेकिन जो हमने थ्योरेटिकल जो चीज देखी वो तो ये देखी ना कि इसमें दो टाइप्स की बॉन्ड लेंथ होती है। अब देखिए, जब इस प्रकार की मिस मैचिंग होती है कि थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ और बोल रही है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो कुछ और बोलती है, तो जब ये मिस मैचिंग आती है चीजों की, तब एक कॉन्सेप्ट नया निकल के आता है वहां पर, उसको बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर क्या होगी। फिर अब ध्यान दीजिए, अब एक मैं बात कर रहा हूं रियल स्ट्रक्चर की। रियल स्ट्रक्चर, अब देखिए एक एग्जांपल लिख रहा हूं। सपोज करिए मैंने यहां पर लिखा मेथेन का एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मेथेन का आपको समझाने के लिए सिर्फ। अब देखिए मैंने यहां पर मेथेन की एक स्ट्रक्चर बनाई है, ये होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेथेन की, ठीक है, और मैंने आपको इसके सामने बना दिया। अब देखिए ये जो मेरे सामने स्ट्रक्चर है मेथेन की, जब इस पर एक्सपेरिमेंट हुए तो ये देखा गया कि जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा या एक्सपेरिमेंटल जो प्रॉपर्टीज आ रही है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मॉलिक्यूल की ये वाली जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने भी बनाई है ना, ये वाली, ये अकेली स्ट्रक्चर इस मेथेन की सारी प्रॉपर्टीज को, ऑल प्रॉपर्टीज, यानी कि मेथेन की ये स्ट्रक्चर इस मेथेन की एक्सपेरिमेंटल सारी प्रॉपर्टीज को क्या करती है? जस्टिफाई करती है। यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट से जो इसकी बॉन्ड एंगल निकाला होगा, बॉन्ड लेंथ निकाली होगी, बॉन्ड ऑर्डर निकाला होगा, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी होगी, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी, सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो मैंने आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये स्ट्रक्चर उस सारी प्रॉपर्टीज को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है, उसको जस्टिफाई करती है। तो देखना बेटा, जब किसी मॉलिक्यूल की ऐसी स्ट्रक्चर जो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करती हो? एक्सप्लेन करती हो। क्या करती हो? एक्सप्लेन करती हो। किसी मॉलिक्यूल की वह स्ट्रक्चर जो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देती हो, तो मॉलिक्यूल की उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? रियल स्ट्रक्चर। यानी कि ये स्ट्रक्चर इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या करती है? जस्टिफाई करती है। तो अगर यही एग्जांपल अगर मैं कार्बोनेट के केस में अगर देखूं, तो देखिए क्या निकल के चीज आती है कि एक्सपेरिमेंट तो ये बोल रहा है कि जो कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है उसमें सारे बॉन्ड्स है वो इक्विवेलेंट्स है, और सारे के सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है? 128 पिकोमीटर है। लेकिन जो थ्योरेटिकल जो वैल्यू थी, यानी जो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी इसकी कार्बोनेट की, वो तो हमें कुछ और बात बोल रही है। एक्सपेरिमेंट बोल रही है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो एक टाइप्स की है, लेकिन जो हमारी स्ट्रक्चर वो क्या बोल रही है कि इसमें बॉन्ड लेंथ दो टाइप्स की है। एक्सपेरिमेंट वैल्यू बोल रही है कि इसमें सारे बॉन्ड्स कैसे? इक्विवेलेंट्स है। और ये क्या बात बोल रही है कि सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट नहीं है, एक डबल बॉन्ड है, दो क्या है? सिंगल बॉन्ड्स है। देखिए
एक्सपेरिमेंट तो गलत हो नहीं सकता, यानी कि ये तो होगा राइट आपका, गलत तो थ्योरी हो सकती है। एक्सपेरिमेंट से बात अगर हमने कोई प्रूफ कर दी है तो इसका मतलब हमने समझने में गलती की होगी। तो एक बात यहां से क्लियर हो गई है कि ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने यहां बनाई है ना, ये वाले स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की यानी कि कार्बोनेट मॉलिक्यूल की जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। यानी कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर हमारे कार्बोनेट मॉलिक्यूल की एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही है। इसलिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोलते, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे रियल स्ट्रक्चर अपन नहीं मानते हैं। यानी कि एक बात यहां से क्लियर निकल के आ गई कि ये जो हमने बनाई स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है ये कार्बोनेट मॉलिक्यूल की एक रियल स्ट्रक्चर नहीं है। और अब सुना मेरी बात है, और इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसकी की सारी प्रॉपर्टीज, अब सुना मेरी बात, यानी कि आप इस स्ट्रक्चर के बेस पर इस कार्बोनेट मॉलिक्यूल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब यहां से जब हमारे सामने एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसका यूज हम उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में नहीं कर सकते हैं, तो अब हमारी ये जरूरत पड़ती है कि हम किस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक रियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें। अब दूसरी बात आने लगी है कि अगर मान लीजिए अभी कभी कभी ऐसा केस मिल जाए अपने को कि कोई स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं है उस मॉलिक्यूल की, और उस मॉलिक्यूल की एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि हम किसी भी प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है इसको उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दें जो इस एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। यानी कि हम इस स्ट्रक्चर को एक रियल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो अब अपना अगला जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर हमारी कोई भी स्ट्रक्चर अगर रियल नहीं है तो हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला करके उस स्ट्रक्चर को एक रियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। अब अगला चैलेंज हमारे सामने आ गया, तो चलिए अगले चैलेंज में चलते हैं। तो अब हमारी बात आ गई है कि ये जो स्ट्रक्चर मेरे सामने यहां बनाई मैंने आपके सामने, कार्बन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये कार्बोनेट की जो स्ट्रक्चर मैंने आपसे बनाई है ये स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं है। और मुझे जो है इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, एक रियल स्ट्रक्चर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जो कि क्या करेगा, जो कि इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 128 पिकोमीटर को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। आई होप कि आपको जो समस्या है वो आपको समझ में आई होगी। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक इसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पर्पस क्या है हमारा इस चीज को पढ़ने का, कि हम इस चीज में चाहते क्या है, हम किसके पीछे भाग रहे हैं इस चीज में। हम इस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि हमें वो स्ट्रक्चर बनानी है जो स्ट्रक्चर उस एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को क्या करे, जस्टिफाई करे, उसको एक्सप्लेन करे। क्योंकि ये स्ट्रक्चर वो काम नहीं कर पा रही है, तब हमारे सामने चैलेंज ये आ गया कि हमें अब इस स्ट्रक्चर को उस रियल स्ट्रक्चर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब हम ये चीज को चाहते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको एक बात बोली कि मान लीजिए अगर किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अगर रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है तो उसको आप किस प्रकार से रियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस मॉलिक्यूल में हम कुछ अजम्पशन मानते हैं, कुछ चीजें इमेजिन करते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल में क्या क्या हो रहा होगा। तो यहां पर मैं एक इमेजिनेशन यहां पर मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं उसको ध्यान से देखना, कि अगर ये मान लूं कि मेरा जो पाई बॉन्ड, देखिए आप ध्यान से, ये कार्बन जो ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, मैं यहां पर खाली एक चीज को मान रहा हूं खाली, कि अगर मानने हैं कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहां पर लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड नहीं है। कैसा, एक वर्ड आया यहां पर लोकलाइज्ड, सुना आप, लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये कैसा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मान लीजिए डी लोकलाइज्ड है। कैसा है, डी लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड, कैसा है, डी लोकलाइज्ड। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक अजम्पशन है जो मैं मान रहा हूं कि हो सकता है जो मैं चीज अगर मैं इसको अप्लाई करूं इस मॉलिक्यूल में तो हो सकता है इसमें कोई चेंज आ जाए, और इसमें जो चेंज आएगा हो सकता है कि वो चीज इसको क्या कर दे, जस्टिफाई कर दे। तो मैंने यहाँ पर एक चीज मानी कि मेरा जो पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड नहीं है, वो कैसा है, डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। अब आप समझिए कि डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड क्या होता है। देखिए, आप सपोज करिए कि ये एक पाई बॉन्ड है और दो एटम्स के बीच में रखा हुआ है, ये दो एटम्स है और दोनों के बीच में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या पाई बॉन्ड बना हुआ है। अगर मान लीजिए उस मॉलिक्यूल के अंदर ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है और ये मॉलिक्यूल के अंदर बिल्कुल इन्हीं दो एटम्स के बीच में लगातार बना हुआ है और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पाई बॉन्ड
टाइम के साथ में क्या कर रहा है कि उस मॉलिक्यूल में अपनी पोजीशन को चेंज करता हो। सपोज करिए अब ये दो एटम्स के बीच में, फिर इनके बीच में आ जाए, और फिर मान लो ये यहाँ पर इनके बीच में आ जाए, फिर ऐसे बीच में आ जाए, और ऐसे घूमता रहे इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो अब मेरा जो असम्पशन है वो यही है कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये जो पाई बॉन्ड है ये लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड नहीं है, कैसा पाई बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। अब जैसे मैंने चीज को माना, अब मुझे चेक करना क्या ये जो मैंने जो चीज मानी, क्या इस मानने भर से क्या ये मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा जो इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को जस्टिफाई कर दे। इसको चेक करते हैं। देखिए मानना क्या मेरे को, यहां से मेरे को एक चीज ये माननी है सिर्फ कि मेरा जो पाई बॉन्ड है ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। अब डीलोकलाइज्ड मानने से होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही मैंने माना कि डीलोकलाइज्ड है तो तुरंत मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि ये पाई बॉन्ड केवल यहां नहीं रहेगा हमेशा। तो क्या होगा, ये कुछ वक्त तो यहां रहेगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद में यहां से हटके कहां आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा। आ गया यहां पर, फिर जब यहां पर रहेगा कुछ वक्त यहां रहा, फिर कहां आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ गया, फिर यहां आने के बाद फिर वापस कहां आ जाएगा, फिर वापस यहां आ जाएगा, फिर वापस कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। यानी कि ये पाई बॉन्ड जो होगा वो इस प्रकार से अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करता रहेगा लगातार। यानी कि पाई बॉन्ड जो है वो एक जगह पर टिका हुआ नहीं है, ये पाई बॉन्ड एक टाइम पर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर वापस यहां आएगा। इस टाइप्स के बॉन्ड्स को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। अगर मैंने इस चीज को मान लूं, सपोज करिए ये जो मैंने चीज को अगर मान लिया, क्या ये इतना मानने भर से मेरी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। उसको चेक करते हैं एक बार। देखिए अगर मैंने ऐसा माना कि ये पाई बॉन्ड यहां पर लोकलाइज्ड नहीं है और ये हर जगह डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ऐसा मैंने माना, उससे पहले एक चीज मैं आपको और समझा चाहता हूं इस एक्सपेरिमेंट वैल्यू से। मैं एक चीज आपके सामने और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जब मैंने आपसे इस मॉलिक्यूल की बात की थी तब मैंने आपको ये बोला था कि जो कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास में 120, उसकी वैल्यू थी हमारे पास में 121 से 124 पिकोमीटर, ठीक है। और मेरे पास में जो ये बॉन्ड था कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, इसकी वैल्यू निकल के आई थी मेरे पास में, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की वैल्यू आई थी मेरे पास में 143 पिकोमीटर। ये कौन सी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो मैंने खुद ने मानी कि ऐसा हो सकता है। फिर क्या होगा, फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, जो एक्सपेरिमेंट को जो वैल्यू आई ना, वो वैल्यू देखिए आप कहीं ना कहीं इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करती है। वो कितनी वैल्यू, 128 है। जो 128 है वो इन दोनों बीच के कहीं के बीच के यहां पर क्या कर रही है, लाई कर रही है 128 पिकोमीटर। इतना तो आपको दिख गया होगा कि हमने जिन दो बॉन्ड्स को कंसिडर किया था उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो वैल्यू क्या कर रही है, लाई कर रही है। अगली बात ध्यान से सुना मेरी बात, जब ये हमको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी दोनों बीच के में लाई कर रही है तो इससे हमें क्या हिंट मिल रहा है, उस हिंट को हम थोड़ा पहचानते हैं कि क्या हिंट दे रही है वैल्यू। देखिए अगर ये वैल्यू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें कि क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ जो है वो ना तो किसी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है ना ये किसी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, तो क्या है, ये जो बॉन्ड लेंथ निकल के आई हमारे सामने 128 पिकोमीटर, ये किसी भी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ नहीं है। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ नहीं है, और ना ये बॉन्ड लेंथ जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। देख लीजिए आप ध्यान से, तो क्या है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की वैल्यू आ गई है, यानी कि ये बीच में आ रही है उसकी वैल्यू। तो यहां से एक अंदाजा, एक हिंट जो मुझे ये मिला कि अगर बॉन्ड लेंथ सारे बॉन्ड्स एक जैसे, सारे बॉन्ड कैसे इक्विवेलेंट से, और जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो किसकी आ रही है, वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की आ रही है। तो यहां से मुझे एक और हिंट मिल गया, इसका मतलब मेरे जो सारे के सारे बॉन्ड जो इक्विवेलेंट्स है ना, उन सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, ध्यान से देखना आप, उन सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ना तो किसी का एक होगा ना किसी का बॉन्ड ऑर्डर दो होगा, उन सभी बॉन्ड्स का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो एक और दो के बीच वाला होगा। ऐसा मैंने क्यों सोचा, ऐसा मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मेरी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कैसी है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच वाली निकल के आ रही है। तो अगर बॉन्ड लेंथ ही डबल बॉन्ड की नहीं है, सिंगल बॉन्ड की नहीं है, उन दोनों के बीच की है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कौन सा ही होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी ना तो सिंगल होगा ना डबल होगा, कैसा होगा, एक और दो के बीच वाला होगा। यानी कि एक्सपेरिमेंट ने हमको ये तो बोला कि आप गलत हो, लेकिन उसने हमको एक और बात बताई कि आप अपनी गलती सुधार भी कैसे सकते हो। यानी कि उसने ऐसा बोला कि आप इस मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा करिए। अब क्या बोला सुनो, इसने हमको ये समझाया कि आप अपने मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा चीज करिए, कुछ ऐसी चीज लेकर के आइए जिससे कि इसके सारे के सारे जो बॉन्ड है एक तो वो इक्विवेलेंट बन जाए, एक बात, और सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर हो ना वो बॉन्ड ऑर्डर एक और दो के बीच का रह जाए। कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करके आइए इस मॉलिक्यूल के अंदर कि जिससे कि
इस मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड कैसे हो जाए, इक्विवेलेंट्स हो जाए, एक बात। दूसरी बात, सारे इक्विवेलेंट्स जो बॉन्ड्स है हमारे, उनका सभी का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसा हो जाए, 1 और 2 के बीच का रह जाए। न तो किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए, न किसी का 2 होना चाहिए, सभी का बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 और 2 के बीच का होना चाहिए। ये हिंट हमें मिला यहीं से, और इसी हिंट का यूज करके मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं इस मॉलिक्यूल में ऐसा क्या करूं कि इन सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा हो जाए, 1 और 2 के बीच में आ जाए, और सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हो जाए, इक्विवेलेंट्स हो जाएं। तो यही सोच आज मेरे माइंड में आई, तब मैंने सबसे पहला अपना जो अजम्पशन लिया वो ये लिया कि मैं सबसे पहले ये मान लेता हूं कि मेरा जो पाई बॉन्ड है ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड नहीं है। मैंने क्यों माना, मैंने यहां से माना क्योंकि मुझे यहां से हिंट मिल गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ने मुझे बोल दिया कि आप कुछ ऐसा करिए कि सारे बॉन्ड्स के जो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, वो 1 और 2 के बीच में आ जाए, और सारे बॉन्ड्स के बॉन्ड ऑर्डर को बीच में लाने के लिए, 1 और 2 के बीच में लाने के लिए मैंने ही इस वाले अजम्पशन को यहां पर माना था। आप देखिए, क्या मेरा अजम्पशन इस वाली बात को समझ सकता है क्या, उसको चेक करते हैं एक बार। बेटा मैंने जैसे माना कि मेरा जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, लोकलाइज्ड नहीं है, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार डीलोकलाइज्ड हो रहा है, यानी कि अपनी पोजीशन को बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो इससे एक बात बहुत क्लियर हुई है, अगर मैं आपसे पूछूं एक बात, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड रहेगा तो बताइए मुझे, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई भी बॉन्ड परफेक्टली डबल बॉन्ड बन पाएगा क्या? अगर मान लीजिए अगर इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, तो क्या इन तीनों में से कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली डबल बॉन्ड बन पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे आपने बोला, मान लीजिए अगर हमारा पाई बॉन्ड यहां था, तो आप ये बोलेंगे कि इस वक्त ये पाई बॉन्ड यहां है, तो हमारा ये जो बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है। लेकिन जैसे आपने बोला ये डबल बॉन्ड है, उस वक्त फिर ये पाई बॉन्ड यहां से हटके कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। मतलब जब आपने बोला हमारा ये डबल बॉन्ड था, अब वो सिंगल हो गया, और जो पहले सिंगल बॉन्ड था अब वो कैसा हो गया है, डबल बॉन्ड हो गया है। ठीक है, फिर यहां से हट गई, फिर कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड था अब वो क्या हो चुका है, सिंगल हो चुका है, और जो पहले सिंगल था अब वो क्या हो चुका है, अब वो डबल हो चुका है। और यही चीज इसमें बार बार क्या रहती है, चलती रहती है। यानी कि ना तो कोई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रह पाएगा और ना ही कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड बन पाएगा। यानी कि डीलोकलाइजेशन एक यहां पर चीज लेकर के आया कि इसने सारे बॉन्ड्स के बॉन्ड ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। वो हमें चीज चाहिए थी यहां पर। यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, सुनो मेरी बात अब आप, इस मॉलिक्यूल के अंदर ना तो कोई बॉन्ड परफेक्ट डबल बॉन्ड है और ना ही कोई बॉन्ड परफेक्टली सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड हर जगह घूम रहा है, और कभी किसी को कब सिंगल, कभी किसी को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। आप बोलोगे सिंगल है, पाई बॉन्ड आ जाएगा उसको डबल कर देगा, फिर आप बोलोगे डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वहां से चला जाएगा उसको सिंगल कर देगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पाई बॉन्ड जो है ना, ये उस बॉन्ड को डबल और सिंगल के बीच में क्या करेगा, झुलाता रहेगा। यानी कि कभी ना तो उसको डबल होने देगा, ना वो सिंगल बन पाएगा, उसके बीच में ही क्या करेगा, रख लेगा, क्योंकि बार बार ये घूमता रहेगा और उसके बॉन्ड ऑर्डर को क्या रहेगा, चेंज करता रहेगा। उस वजह से उनका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा न तो कभी 1 हो पाएगा, न कभी 2 बन पाएगा, 2 और 1 के बीच का हमेशा बन के रह पाएगा। क्यों रहा बताइए, कारण क्या था इसका? इसका एक ही रीजन था, वो था डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। यानी कि इस पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन ने यहां पर एक चीज लेकर के आया कि इसने सारे बॉन्ड्स को क्या कर दिया, सारे बॉन्ड्स का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 1 और 2 के बीच में ला करके रख दिया। बताइए हमें क्या चाहिए था इस मॉलिक्यूल के अंदर? क्या हमें ये नहीं चाहिए था कि सारे के सारे बॉन्ड्स का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 और 2 के बीच में आ जाए? क्या एक्सपेरिमेंट ने हमको ये नहीं बोला था कि आप ऐसा करिए कुछ इस मॉलिक्यूल के अंदर जिससे कि सारे के सारे जो बॉन्ड्स है वो इक्विवेलेंट्स हो जाए और सारे के सारे जो बॉन्ड्स के जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 और 2 के बीच में आ जाए? बिल्कुल इसने ये बात बोली थी हमको यहां से। बताइए ये जो पाई बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर, क्या इसने इस वाली बात को जस्टिफाई किया या नहीं किया? बिल्कुल किया यहां पर, क्योंकि जैसे ही पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन शुरू हो गया मॉलिक्यूल के अंदर, तुरंत सारे के सारे बॉन्ड्स का जो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है, 1 और 2 के बीच में आके रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है वही वो कॉन्सेप्ट है जो इस मॉलिक्यूल को रियल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकता है। अब यहां से मुझे चीज मिल गई, यानी कि अगर मुझे अपने इस मॉलिक्यूल को रियल मॉलिक्यूल को बनाना है अगर, तो मुझे इस मॉलिक्यूल के अंदर इस पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन को बताना पड़ेगा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसा मॉलिक्यूल बना दूं जिससे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर वो चीज दिख जाए कि इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि हाँ सारे के सारे बॉन्ड्स है उनकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा है, 1 और 2 के बीच का है। लेकिन एक और प्रॉब्लम आएगी, क्या ये मैं समझाता हूं आपको। देखिए
जैसे ही आपने इस स्ट्रक्चर को बनाया, ध्यान से देखिए अब आप, जैसे ही आपने इस वाले स्ट्रक्चर को लिखा, ठीक है, जैसे ही हमने चीज को लिखा तो आप ध्यान से देखिए, बताइए मुझे, क्या ये जो यहां पर लिखी गई चीज, क्या ये वाली स्ट्रक्चर आपको ये बता रही है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है? अगर मान लीजिए मैं आपके सामने इस वाले स्ट्रक्चर को लिखता हूं, तो बताइए क्या ये जो स्ट्रक्चर है, क्या ये स्ट्रक्चर इस पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन कर पा रही है क्या? बिल्कुल नहीं कर पा रही है। देखो आप ध्यान सुनना, अब वही स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होगी जिसमें अपन ये बोल पाएंगे कि इसमें पाई बॉन्ड का क्या आ रहा है, इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब जैसे मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को यहां पर लिखा, तो हमें साफ साफ यहां से दिख रहा है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि ये जो पाई बॉन्ड है क्या है, डीलोकलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जैसे आपने इस वाले स्ट्रक्चर से पूछा, बताइए आपका पाई बॉन्ड कहां है, वो तुरंत बोल पड़ेगी इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में है, बोला इसने। फिर ऐसे पूछा गया, क्या ये पाई बॉन्ड क्या यहां भी हो सकता है, क्या यहां भी हो सकता है? बोला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो यही रहेगा। देखिए एक स्ट्रक्चर के अंदर एक टाइम पर एक बॉन्ड होगा, वो हमेशा एक ही जगह रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज कैसे करेगा? यानी कि हमारे पास में अब तक वो स्ट्रक्चर नहीं आई है जो जिसमें अपन पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन को शो कर सके। न तो ये स्ट्रक्चर इतनी कैपेबल है अपने आप में कि इस चीज को शो कर सके। यानी कि एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने, वो प्रॉब्लम ये है कि अब हमें वो स्ट्रक्चर बनानी है जिसके अंदर अपन पाई बॉन्ड्स के डीलोकलाइजेशन को शो कर सके, और ये जो स्ट्रक्चर है वो उसके काम की नहीं है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो इतनी सी बात बोल रही है कि ये पाई बॉन्ड जो है इस वक्त इस स्ट्रक्चर में यहां पर है और यहां पर ओनली सिंगल बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड यहां तो नहीं है इस वक्त, और ये पाई बॉन्ड हमेशा यही रहेगा, ये इसकी बात बोलनी है। तो बताइए ऐसा क्या करें इस स्ट्रक्चर के अंदर कि इसके अंदर अपन पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन को शो कर सके। तो मैंने एक काम किया कि अगर ये स्ट्रक्चर ये बोल रही है कि ये पाई बॉन्ड अगर यहां है, तो मैंने तुरंत क्या किया, इसके पास में एक और स्ट्रक्चर इसके जैसी बना दी। ध्यान से देखना बाबा, एक इसके जैसी स्ट्रक्चर बना दी मैंने, और इस वाले पाई बॉन्ड को मैं यहां लिख देता हूं, इस वाले को ऑक्सीजन को यहां डाल देता हूं। आप देखिए इसको। अच्छा, अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो तो ये बोल रही है कि पाई बॉन्ड हमारा कहां है, वो यहां पर है। फिर इससे पूछा मैंने, तो इसने क्या बोला कि इसने बोला भैया यहां पर नहीं, अब कहां पर है, अब मेरे पास में है। चलिए ठीक है, फिर मैंने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ की इसके जस्ट पास में, ये भी उसको इसके जैसी बनेगी, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड। अब देखिए इसको, जब इससे पूछा पाई बॉन्ड कहां है, बोला यहां है। जब इससे पूछा पाई बॉन्ड कहां है, बोला यहां पर है, वहां पर नहीं है। और जब इससे पूछा पाई बॉन्ड कहां है, तो बोला यहां पर है, दोनों के पास में नहीं। यानी कि इसमें से प्रत्येक जो इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर है वो अपने पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या कर रही है, अलग अलग बता रही है। इसके हिसाब से पाई बॉन्ड कहां है, वो यहां है, इसके हिसाब से कहां है, वो यहां है, और इसके हिसाब से कहां है, यहां है। यानी कि अगर आप अकेले स्ट्रक्चर से बोलेंगे ना, किसी एक स्ट्रक्चर से इंडिविजुअल से, चाहे इससे पूछिए, चाहे इससे पूछिए, चाहे इससे पूछिए, किसी एक से पूछना आपको कि बताइए आपका पाई बॉन्ड जो है क्या डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, उसका स्पष्ट जवाब है आपके मुंह पर कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा पाई बॉन्ड यहां है और कहीं नहीं जा रहा इसको छोड़ करके। इससे पूछेंगे, बोला मेरा पाई बॉन्ड यही है, कहीं नहीं जा रहा इसको छोड़ करके। और इससे पूछेंगे तो ये एक ही बात बोलेगी कि मेरा पाई बॉन्ड यही है, आप खुद देख लीजिए, इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा आपको यहां पर। यानी कि एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के अंदर आप इस पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन को शो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इन बॉन्ड्स के बीच में डीलोकलाइजेशन को शो करना है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर जो होगी वो सफिशिएंट नहीं हो सकती। यानी कि इसके लिए आपको मोर देन वन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है। जब भी आपको डीलोकलाइजेशन को शो करना होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो आपको उस मॉलिक्यूल की मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, तभी आप उस मॉलिक्यूल के अंदर ये बोल पाएंगे कि हाँ इसके अंदर पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। बताइए इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर इंडिविजुअल तौर पर अपने आप को एक डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड नहीं मान रही है। लेकिन अब सुनिए मेरी बात, जैसे ही मैं ये सवाल सबसे पहले अकेले पूछा, सबने मना किया कि डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला सवाल इन तीनों से एक साथ पूछा, एक साथ तीनों को एक साथ बैठाया और फिर इनसे पूछा, जब इससे पूछा कि बता पाई बॉन्ड कहां है, तो इसने बोला यहां है। फिर तुरंत ये बोल पड़ी कि वो झूठ बोल रही है, पाई बॉन्ड कहां है, पाई बॉन्ड तो मेरे पास में है। फिर इस तुरंत ये बोल पड़ी कि पाई बॉन्ड इन दोनों के पास यहां नहीं है, पाई बॉन्ड तो यहां है। मतलब जैसे तीनों से एक साथ पूछा ना,
तो तीनों ने बता दिया कि पाई बॉन्ड जो है वो एक जगह नहीं है, वो अपनी जगह क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो बेटा ये तीनों मिलकर कर, अब बात सुनना मेरी बात, यानी कि ये तीनों स्ट्रक्चर कंबाइंड फॉर्म में एक साथ मिलकर के हमको ये बात बता सकती है कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है, डीलोकलाइज पाई बॉन्ड है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर को आप उठाओगे, उससे अगर पूछोगे तो वो आपको नहीं बता पाएगी कि ये पाई बॉन्ड कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। यानी कि ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर कर मुझे ये बता रही है कि हमारा जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। अच्छा, जैसे ही तीनों ने मिलकर कर इस चीज को प्रूव किया कि हमारा जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, तो यहां से एक और बात प्रूफ होगी साथ साथ में। वो क्या हुई, वो ये हुई कि जब हमें पता है कि हमारा पाई बॉन्ड चेंज अपनी पोजीशन को चेंज कभी यहां आ रहा है, कभी यहां पर आ रहा है, कभी वहां पर आ रहा है, यानी कि इन तीनों स्ट्रक्चर में एक बात कॉमन ये है कि कोई भी बॉन्ड जो है वो परफेक्टली सिंगल बॉन्ड नहीं है। देख लीजिए आप, जो बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड है, वही बॉन्ड इन दोनों में क्या बन गया है, सिंगल बन गया। देखिए ध्यान से आप, और जो बॉन्ड यहां पर सिंगल है, वही बॉन्ड इन दोनों में यहां पर डबल बन गया, उसमें वहां डबल बन गया। मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टली डबल बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड परफेक्टली सिंगल बॉन्ड नहीं है। सभी जो बॉन्ड्स है वो कभी सिंगल और कभी क्या बन रहे हैं, डबल बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर ये डबल बन रहा है तो इसमें दोनों में सिंगल बन गया, यहां पर ये दोनों सिंगल थे तो यहां पर अगले वाले में आए तो ये डबल बन गया, ये सिंगल बन गया, फिर यहां पर ये डबल, ये सिंगल बन गया। बात इतनी सी है कि इन तीनों जो बॉन्ड है ना, ये तीनों बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमेशा न तो कभी एक होगा न तो कभी दो होगा। तो होगा ये कि जो ये पाई बॉन्ड घूम रहा है, इस पाई बॉन्ड के डीलोकलाइज होने की वजह से सारे के सारे जो तीनों बॉन्ड्स है उनका जो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो एक और दो के बीच का होगा। इतनी सी सिंपल सी बात है, आप समझ जाइए। अब बात मुझे बताइए आप कि अब अगर आप ये समझ गए कि हाँ इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एक और दो के बीच का है, तो बताइए इन तीनों बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो क्या आएगी, ना तो वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आएगी, ना वो किसी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आएगी, वो किसकी आएगी, वो एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच वाली बॉन्ड लेंथ आएगी। और एक्सपेरिमेंट भी क्या बोल रहा है कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कौन सी है, ना तो डबल बॉन्ड की है ना सिंगल बॉन्ड की, वो कौन सी है, 128 पिकोमीटर, जो कि फर्स्ट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के क्या है, बीच की है। यानी कि डीलोकलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट ने हमारे इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। लेकिन डीलोकलाइजेशन की एक समस्या ये भी आ गई कि वो किसी एक मॉलिक्यूल में शो नहीं हो सकता। अब डीलोकलाइजेशन को शो करने के लिए मुझे उसकी मॉलिक्यूल की तीन स्ट्रक्चर को साथ साथ बनाना पड़ेगा, तब जाके ये बात प्रूफ हो रही है। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना बेटा, ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू इन तीनों में से कोई भी एक अकेली स्ट्रक्चर अपने आप में इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ये जो वैल्यू जो एक्सप्लेन हो रही है, जस्टिफाई हो रही है, ये वैल्यू को ये तीनों स्ट्रक्चर एक साथ मिलकर कर इस चीज को जस्टिफाई कर रही है। जब जब केमिस्ट्री के अंदर, सुनना मेरी बात, अब मैं मेन चीज पर आ गया हूं अपने टॉपिक के अंदर। जब जब केमिस्ट्री के अंदर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल की कोई भी एक स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की अगर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो हम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसी मॉलिक्यूल की कुछ और लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। क्यों करते हैं, उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसी मॉलिक्यूल की कुछ और लुईस स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेजोनेंस। तो क्या रेजोनेंस, कुछ नहीं है कि जब जब हम कहीं फंसेंगे, किस मामले में, कि जब कोई मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो हम सिंपल एक काम करेंगे, उस मॉलिक्यूल की मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। बस जैसे हमने वो काम किया कि हमने उस मॉलिक्यूल की मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, इसी पूरी फिनोमिना को बोलते हैं अपन क्या, रेजोनेंस। इसी का नाम क्या है, रेजोनेंस। ये कॉन्सेप्ट है किसका, रेजोनेंस का। यानी कि रेजोनेंस कुछ नहीं है, ये पाई बॉन्ड का घूमना में रेजोनेंस नहीं है। कोई मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो हम बच्चों को ये पढ़ा जाता है कि ये जो पाई बॉन्ड घूम रहा है डीलोकलाइजेशन, इसको बोलते हैं, आप इसमें मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आ गया है। बेटा रेजोनेंस कहीं नहीं आया है, ये पाई बॉन्ड जो घूम रहा है इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम तो डीलोकलाइजेशन है ना भाई। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये इससे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ये कोई रेजोनेंस थोड़ी ना है। रेजोनेंस तो वो कॉन्सेप्ट है जो इस डीलोकलाइजेशन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप सुनिए मेरी बात, अगर मान लीजिए अगर रेजोनेंस नहीं होता, अगर मान लो कि हम इस कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या होता, अगर रेजोनेंस नहीं होता तो मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर इस वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि इस मेरा जो पाई बॉन्ड है कैसा डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। अगर इस मॉलिक्यूल में अगर ये बात प्रूफ नहीं होती कि पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है, तो कभी इस मॉलिक्यूल की ये वाली जो चीज है ना, कभी एक्सप्लेन नहीं हो पाती
कि इसके जो सारे के सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट्स है और उनका बॉन्ड क्या है, 1 और 2 के बीच का है। ये कभी बात एक्सप्लेन हो ही नहीं पाती। अगर हमारे पास रेजोनेंस है तो रेजोनेंस के बलबूते पर ही हम ये बात को साबित कर पाते हैं कि हाँ, सारे के सारे जो बॉन्ड है कार्बन के वो कैसे इक्विवेलेंट्स बॉन्ड्स हैं। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस ये पाई बॉन्ड का घूमना, ये रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस तो ये चीज है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर बनाना वो रेजोनेंस है। यानी कि मैंने इस मॉलिक्यूल की मोर देन वन जो लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया ना, इसे बोलते हैं रेजोनेंस, और कुछ भी रेजोनेंस नहीं है। तो ये चीज क्या है जो पाई बॉन्ड घूम रहा है, इसे तो बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। ये क्या चीज है? डीलोकलाइजेशन। अब जब भी आपसे कोई पूछे बताइए रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन क्या एक चीज है? अलग अलग चीज, बिल्कुल अलग चीज है। क्या डिफरेंस है? डीलोकलाइजेशन वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पाई बॉन्ड जो होता है वो अपनी पोजीशन क्या करता हो, चेंज करता हो, ठीक है। और रेजोनेंस वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम उस मॉलिक्यूल की मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके ये प्रूफ करते हैं कि उस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यानी कि आप रेजोनेंस के बल पर, रेजोनेंस के बलबूते पर मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइजेशन को क्या करते हो, प्रूफ करते हो। तो बेटा ये चीज प्रूफ देती है चीजों का कि उस मॉलिक्यूल में क्या है, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अगर ये चीज नहीं होती तो आप इस चीज को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाते सब लोगों के सामने। तो ये है रेजोनेंस। तो क्या रेजोनेंस है कि जब जब केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी कि उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है, तो मैं तुरंत एक काम करूंगा, उस मॉलिक्यूल को लूंगा, उसकी मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दूंगा, और ड्रॉ करने के बाद में मैं उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, इस कॉन्सेप्ट का नाम था रेजोनेंस। और अगली बात, जब मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं उस मॉलिक्यूल की मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं, उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनका नाम क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि रेजोनेंस में जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उस मॉलिक्यूल की, उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कॉन्सेप्ट पूरा क्या कहलाता है, रेजोनेंस। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी कि रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या, और रेजोनेंस को क्यों आना पड़ा, और रेजोनेंस ने आकर के ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये है रेजोनेंस। यानी कि जब भी आप देखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो हम तुरंत बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पर हम उसकी मोर देन वन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जहां पर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो तो वहां पर आप न जाने उस एक ही मॉलिक्यूल की तो पता नहीं कितनी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हो। तो वो सब क्यों कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसलिए मैंने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट तो इनऑर्गेनिक का है, लेकिन जो इसका यूज होता है, जो इसका बेस्ट यूज होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट था रेजोनेंस का, कि रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या, और रेजोनेंस में जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अभी अगर ध्यान से देखते तो अभी भी एक प्रॉब्लम जो है बनी हुई है हमारे सामने लगातार। वो प्रॉब्लम ये है कि भैया यहाँ पर आपने देखा था कि ये तीनों स्ट्रक्चर तीनों मिलकर कर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, इनमें से एक पहली बात तो इन तीनों में से कोई अकेली स्ट्रक्चर जो है वो इस कार्बोनेट की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर पा रही। पहली बात तो ये हो गई थी। फिर दूसरी बात ये हुई थी कि अब भले अकेले नहीं कर पा रही हो, लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर एक साथ मिलकर कर कंबाइनली जब एक ही साथ बातें करती है हमसे, तो एक साथ जब बात करती है तो हमें लगता है कि हाँ, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा है, वो 1 और 2 के बीच का है। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आ रही है वो उसको जस्टिफाई करती है। यानी कि इस मॉलिक्यूल की एक और प्रॉब्लम सामने आ रही है कि इसके साथ समस्या ये आ रही है कि इसमें कोई अकेली स्ट्रक्चर अभी तक हम नहीं बना पाए। प्रॉब्लम हमारी अभी तक देखना, यानी कि अब तक मैं एक ऐसी सिंगल स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं कर पाया हूं जो अकेली स्ट्रक्चर मुझे ये बता दे कि हाँ, ये एक चीज को देखा और ये सारी की सारी बात मुझे बता रही है कि हाँ, इसमें डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, सभी का बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में भी आ रहा है। ऐसी कोई सिंगल स्ट्रक्चर अभी तक मुझे तो नहीं मिली है। मतलब ये है कि तीनों मिलकर तो बात बोल रही है, लेकिन सिंगल अभी तक एक भी बात नहीं हुई है। तो अब हमारा जो अगला चैलेंज है वो क्या है, अगला चैलेंज हमारा ये है कि अब अगर मान लीजिए अगर रेजोनेंस में अगर ऐसी कभी चीज बनती है कि जहां पर मोर देन वन स्ट्रक्चर होती है और वो एक साथ में मिलकर कर उस एक चीज को प्रूव करती है, और हमेशा होगा रेजोनेंस जब जब होगा उसमें हमेशा ये चीज होगी, जब जब रेजोनेंस होगा वहां पर हमेशा ये चीज होगी कि वहां पर क्या होगी कि आपके पास में एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर होगा और वो पूरा ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर मिलकर कर उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो हमेशा आपके सामने एक समस्या है कि फिर अगर सारे स्ट्रक्चर मिलकर कर अगर उस समस्या को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर वो एक सिंगल स्ट्रक्चर कहाँ है जो इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो अपना अगला चैलेंज है
उस रियल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना जो अकेले ही काफी है इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। देखिए अब मैं आपके सामने ये तीनों चीजें वापस लेकर आऊं एक बार। डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, इसे क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, ठीक है। इस प्रकार से कुछ शो करते हैं डीलोकलाइजेशन को, एरो सॉरी कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक्चुअली कार्बन सिंगल बॉन्ड माइनस, और ये डबल बॉन्ड कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और यहां पर ये ऑक्सीजन और माइनस, ठीक है। फिर अगली बार ये पाई बॉन्ड पहले यहां पर था, फिर कहां पर, यहां पर आएगा, अब यहां पर आएगा ना, तो ये वाला माइनस यहां आ जाएगा, ये वाला उठ के यहां आ जाएगा, तो यहां पर ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन सिंगल, ठीक है। ये तीनों क्या थी, ये तीनों थी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तीनों क्या है, ये तीनों का नाम है रेजोनेटिंग, ये तीनों है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, किसकी है, ऑफ CO3 माइनस 2, यानी कि कार्बोनेट आयन की क्या है, सारी की सारी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि इन तीनों में से अकेली तो कोई काफी है नहीं, अकेली तो कोई काफी है नहीं जो इस चीज को एक्सप्लेन कर दे, यानी कि अब हमें चाहिए इस मॉलिक्यूल की कार्बोनेट आयन की रियल स्ट्रक्चर, क्या चाहिए हमें अब हमें चाहिए इसकी रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर। याद करिए क्या होती है उस मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को, सारी की सारी जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज आ रही है उसको अकेली स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकती है, उसे बोलेंगे रियल स्ट्रक्चर। अब अगला मेरा सवाल, क्या इन तीनों में से कोई कार्बोनेट की रियल स्ट्रक्चर है क्या, सवाल बड़ा कीमती है, क्या इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर इस कार्बोनेट मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर है या नहीं, तो उसका सिंपल सा जवाब है इन तीनों में से वो स्ट्रक्चर इस कार्बोनेट की रियल स्ट्रक्चर होगी जो ये प्रूफ कर देगी अपने आप में अकेले दम पर कि हाँ इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो आपको पता है कि इन तीनों को मैंने बारी बारी से पूछ लिया था और तीनों ने एक ही बात बोली थी कि हमारे में कोई डीलोकलाइजेशन हो नहीं रहा है, यानी कि अकेली स्ट्रक्चर इन तीनों में से जो बनाई मैंने आपको, यानी कि तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों में से कोई भी एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो अपने अकेले दम पर मॉलिक्यूल की रियल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो रियल स्ट्रक्चर तो नहीं है। लेकिन एक बात और थी इसमें, लेकिन जब मैंने इन तीनों को एक साथ मिलकर पूछा ना तब इन्होंने एक ही सुर में मेरे को जवाब दिया, हाँ पाई बॉन्ड जो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, यानी कि अकेली तो नहीं कर पा रही है लेकिन तीनों मिलकर कर उस प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो यहां से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना, अगर मुझे पता है कि अगर तीनों मिलकर के इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रही है कि हाँ जो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है उसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो क्या मैं इन तीनों स्ट्रक्चर को मिक्स कर दूं। अगर अब मेरे दिमाग में आगे आइडिया आ रहा है कि तीनों अलग अलग तो बात कर रही है, लेकिन क्या अगर मैं ऐसा कर सकता हूं कि इन तीनों को मिला करके मैं उसकी एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दूं। देखिए अगर आप इन तीनों को एक साथ मिक्स कर दें और इन तीनों को मिला करके आप उसकी एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दें, तो जो बात आपको ये तीनों मिलकर के बोल रही थी ना, तो वही स्ट्रक्चर जो इन तीनों से मिलकर के बनी होगी एक सिंगल स्ट्रक्चर, वो अकेली स्ट्रक्चर वही बात आपको अकेली बोल देगी जो ये तीनों मिलकर आपको बोल रही है। यानी कि अगर मुझे यहां से गाड़ी आ गया, अब मुझे एक ही काम करना है, मुझे क्या करना है कि इन तीनों को मिलाना है और इन तीनों को मिक्स करके एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। तो जो बात ये तीनों बोल रही थी वही स्ट्रक्चर मुझे क्या बोलेगी, वही बात वहां से बोल देगी। तो उसको बनाते कैसे करना, देखिए अगर आप तीनों की एक बात कॉमन देखते हैं कि तीनों के अंदर कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड तो हर जगह आ रहा है। देखिए यहां पर 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, फिर यहां पर 2 आ गए और यहां पर 2 आ गए, यानी कि सिंगल जो बॉन्ड है वो हर जगह आ रहा है। देखिए मैं इसको किसी और से ड्रॉ करता हूं, कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये क्या है, ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड तो हर जगह आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड जो है ना वो कभी यहां पर है, कभी वहां पर है, कभी यहां पर है, यानी कि पाई बॉन्ड जो है अपनी जगह क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो उसको मैं क्या करना, और पाई बॉन्ड ध्यान से देखना आप, पाई बॉन्ड अपनी जगह चेंज भी कर रहा है, लेकिन ये पाई बॉन्ड इन तीनों पाई बॉन्ड पर अपनी जगह बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यानी कभी यहां पर होता है, कभी यहां होता है, कभी यहां होता है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, यानी कि इस रोटेशन को मैं क्या करता हूं, डॉट डॉट से शो करता हूं, इस प्रकार से कुछ शो करता हूं।
इस प्रकार से देखिए, ये जो डॉट डॉट बनाए हुए क्या है, जो ये डॉट डॉट बने हुए ना, ये बेटा क्या है, ये शो कर रहा है कि आपका पाई बॉन्ड है ना, वो ना तो यहां बना हुआ है, वो ना तो यहां बना हुआ है और ना यहां बना हुआ है, तो वो कहां बना हुआ है, तो वो तीनों के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा है। क्या कर रहा है, वो तीनों के बीच में घूम रहा है, इस प्रकार से कुछ। यानी कि ये जो डॉट डॉट मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये शो कर रहा है कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो किसी एक जगह पर टिका हुआ पाई बॉन्ड नहीं है, वो कभी यहां घूमता है, तो कभी यहां आता है, और कभी कहां आता है, वहां पर आता है। और तीनों ऑक्सीजन पर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, तो यहां पर भी आता है, वो यहां पर भी आ रहा है, और वो यहां पर भी आता है। यानी कि मैंने एक काम किया, मैंने इन तीनों को मिला करके इस वाले स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दिया। अब ध्यान सुना मेरी बात, जब भी आप क्या करते हैं कि जब भी आप किसी दो या तीन चीजों को मिलाते हैं और उन तीनों चीजों को मिला करके आप उसकी एक चीज बना लेते हैं, तो उस एक चीज को बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड। हाइब्रिड वो चीज होती है जिसमें दो तीन चीजों का क्या हो, मिक्सर होता है। यानी कि ये जो चीज, ये क्या है, ये प्रकार की हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड है। इसको यहां से लिखता हूं, ये है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों है, मैंने बोला आपको, जब भी कोई चीज दो या तीन चीजों से मिलकर के बन जाती है ना, तो वो चीज क्या होती है, जब किसी चीज में दो या तीन चीजों की एक साथ में प्रॉपर्टी मिक्स हो जाती है, उसे बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, जो ये हाइब्रिड बना, ये किसका हाइब्रिड है, ये इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड है। देखिए आप, ये जो हाइब्रिड है वो किसका है, वो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या है, हाइब्रिड है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हाइब्रिड को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका नाम क्या होगा फिर, रेजोनेंस हाइब्रिड। देख लीजिए आप, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला करके जो आपने सिंगल स्ट्रक्चर बनाई, उसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और यही रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर को, रियल स्ट्रक्चर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप इससे पूछोगे ना, बताइए क्या आपके पास में कोई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है क्या, तो वो खुला मना कर देगी, बोला बिल्कुल नहीं, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, क्यों, पास में देखिए क्या बना हुआ, डॉट डॉट बना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, फिर पूछा क्या आपके पास कोई डबल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। बोला मेरे पास ना तो कोई डबल बॉन्ड है, ना मेरे पास कोई सिंगल बॉन्ड है। सारे के सारे जो बॉन्ड है वो कैसे है, सारे के सारे बॉन्ड है वो एक और दो के बीच वाले डबल बॉन्ड, बीच वाले बॉन्ड है। यानी न तो किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, न किसी का 2 है, सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक और दो के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। बताइए एक्सपेरिमेंट में ये बात, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या थी हमारी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो हमारी थी 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर। इसमें ये बात बोली थी आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो न तो 1 है और न ही क्या है 2 है, तो वो क्या है, वो 1 और 2 के कहीं ना कहीं बीच का होता है। इस अकेले स्ट्रक्चर ने मुझे बात बोल दी कि पहली बात तो ये कि न तो कोई कंप्लीट पाई, न तो कोई कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है और न ही कोई कंप्लीट क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या है। और जो ये पाई बॉन्ड आप देख रहे हो ना, ये एक पाई बॉन्ड जो है वो केवल यहां पर नहीं है, ये पाई बॉन्ड जो है वो यहां पर भी है और यहां पर भी और यहां पर भी है। मतलब कि इस वाले स्ट्रक्चर ने वो बात बोल दी जो ये तीनों मिलकर के बोल रही थी कि इसमें पाई बॉन्ड क्या है, डीलोकलाइज्ड है। लेकिन यही बात इस अकेले ने बोल दी कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो केवल यहां नहीं है, वो पाई बॉन्ड यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। मतलब ये पाई बॉन्ड कैसा है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो केवल यहां पर सीमित नहीं है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां से लेकर के हर जगह पर फैली हुई है। मतलब इससे बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। और ये बात इस अकेले स्ट्रक्चर ने मुझे बता दी। इसका मतलब हमें हमारी जो रियल स्ट्रक्चर थी वो क्या हो गई, मिल गई यहां से। यानी कि ये अकेली जो स्ट्रक्चर है ये इस मॉलिक्यूल की, किसकी, कार्बोनेट मॉलिक्यूल की जो भी एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज होती है, देखिए क्या थी ये वाली, उसको एक्सप्लेन कर पा रही है, बिल्कुल कर पा रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रियल स्ट्रक्चर। लेकिन जो ये रियल स्ट्रक्चर हमें मिली वो कहां से मिली, वो मिली हमें हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। सबसे पहले तो ये बनी, फिर उनको मिलाया, फिर बने, उससे फिर इसको बनाया, इसीलिए इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और अगली बात सुनना मेरी बात, जो भी मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है, तो कोई मॉलिक्यूल जो होता है उसकी जो रियल स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है उसकी। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, ये तीनों ऊपर वाले और ये चौथी वाली, ठीक है, बताओ ये तीनों में से रियल कौन सी है, रियल तो ये वाली है। तो रियल स्ट्रक्चर जो होती है वो उस मॉलिक्यूल की, दूसरी बात ये है कि मोस्ट स्टेबल होती है, ये इसकी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल।
मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। इतनी बात यहां से क्लियर होगी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वही मॉलिक्यूल क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर होती है। दूसरी बात, ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है उस मॉलिक्यूल की। और अगली बात, जो लास्ट बात मैं आपसे बोल रहा हूं वो ये है बेटा, जो रियल मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो रियल मॉलिक्यूल कभी भी इन फॉर्म्स में कभी भी वो प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये रियल मॉलिक्यूल जो है वो कभी ये भी रहा, ये भी बनता है, कभी ये बनता है, कभी ये बनता है, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी कि हमारा जो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है, इन फॉर्म में हमारा रियल मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा जो रियल मॉलिक्यूल जो होता है वो केवल इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर ये क्यों बनाई हमने? ये हमने हमारी तसल्ली के लिए बनाई। तो ये जो सारी चीजें ना ऊपर वाली, ये सारी की सारी चीजें हाइपोथेटिकल है बेटा, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये क्या है, सब हाइपोथेटिकल चीज है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि पाई बॉन्ड ऐसा घूम रहा है, बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो फैली हुई है, उसको घूमने की जरूरत भी नहीं है। ये तो हमको समझने के लिए कि ताकि जो जो चीज यहाँ पर बनी हुई है उसको अच्छे से समझने के लिए हमने इन चीजों को यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल बोल रहा है कि मेरी जो पाई डेंसिटी है वो तो फैली हुई है, लेकिन किस प्रकार से फैली हुई है और किस प्रकार से फैल रही है सभी एटम्स के बीच में, उसको समझने के लिए, बेटर एक्सप्लेन करने के लिए हमने इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया कि जो ये बात बोल रहा है कि मेरी जो पाई डेंसिटी है वो फैली हुई है, तो वो कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, कभी वो यहां आती है, कभी यहां आती है, कभी यहां आती है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या रियल में एग्जिस्ट करती है, तो बोलना बिल्कुल भी नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो हाइपोथेटिकल चीज होती है। तो फिर हम इसको बनाते क्यों है? हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है, जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए, बेटर समझने के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। तो ये हमारा एक सहारा है चीजों को समझने का। बाकी रियल में मॉलिक्यूल कभी इनमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो बेटा ये कहानी थी रेजोनेंस की, कि क्यों केमिस्ट्री में रेजोनेंस को आना पड़ा, और रेजोनेंस की हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। और अगली बात ये थी, जो रेजोनेंस होता है वही रेजोनेंस से बनती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और वहां से बनती है रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड ही है वो स्ट्रक्चर जो उस मॉलिक्यूल का कहलाता है, रियल स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये उस मॉलिक्यूल की सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। यानी कि आपके सामने यहां पर 4 स्ट्रक्चर दे रही हुई है, यहां पर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, यहां पर ये सेकेंड, और यहां पर ये थर्ड, ठीक है, और ये सबसे लास्ट वाली फोर्थ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों स्ट्रक्चरों में से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, तो वो होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि इन तीनों को मिक्स करके जो चीज बनेगी वो सबसे स्टेबल होगी। यानी कि इसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे क्या होगी, लीस्ट एनर्जी होगी। बेटा जो स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कैसी होती है, लीस्ट एनर्जी होती है, लीस्ट एनर्जी। और उनकी जो एनर्जी जो होगी वो इनसे तो क्या होगी, ज्यादा ही होगी। यानी कि ये वाली जो तीनों फॉर्म्स होती है वो उससे क्या है, लीस्ट स्टेबल है। यानी कि ये जो इन तीनों की स्टेबिलिटी जो है वो इससे तो कम ही होगी। ये सबसे मोस्ट स्टेबल, सबसे लीस्ट एनर्जी वाली फॉर्म, और सबसे रियल स्ट्रक्चर जो क्या है वो हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। तो इस प्रकार से बेटा हम रेजोनेंस कॉन्सेप्ट का यूज करके केमिस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कि अगर हम कहीं फंस जाते हैं और हम किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उस मॉलिक्यूल की रियल प्रॉपर्टी को अगर एक्सप्लेन करने में कई बार हम विफल रहते हैं, तो उस चीज को समझाने में जो रेजोनेंस हमारे जो हेल्प करता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो इस चीज की हेल्प कर दे। इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी उस मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए बहुत बार हम इस चीज का सहारा लेते हैं, और सहारा लेते रहेंगे हम, क्योंकि इसके बिना उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये थी कहानी रेजोनेंस की, जो यहां पर आकर के समाप्त होती है। क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।